अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन का अगला पार्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। किसी भी गैस का, दोनों में से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से किसी भी गैस का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा होगा। ठीक है, ब्लड में डिजॉल्व होगी ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो किसके द्वारा होगा? ब्लड के द्वारा। ठीक है, अब इस ब्लड में जो 97% ऑक्सीजन है, 97% ऑक्सीजन है, वो किससे होगी? वो ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, इसकी हेल्प से होंगी। ठीक है, 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसीज में, और जो बचा हुआ 3% ऑक्सीजन है, ये किस में होगा? ये प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये प्लाज्मा की हेल्प से होगा। ये 3% प्लाज्मा की हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम आरबीसीज की बात करते हैं। आरबीसीज में से जो ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 97% ऑक्सीजन जो है वो आरबीसीज से हो रहा है। तो आरबीसीज में पाया जाता है एक सब्सटेंस जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। ठीक है, रेड कलर, और इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक है, आयरन कंटेन। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड विद ऑक्सीजन। यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। एक हीमोग्लोबिन को हम HB लिख रहे हैं। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करता है। ठीक है, तो क्या ये बना लेता है? HbO2 का होल। एक हीमोग्लोबिन जो है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करके HbO2 का होल 4 ये बना लेता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए जो है कुछ शर्तें हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे जहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर जहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा, एसोसिएट होगा, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन गैस का प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और गैसों के मुकाबले हाई होना चाहिए। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लो होना चाहिए। ठीक है, और H+ आयन कंसनट्रेशन H+ आयन कंसनट्रेशन मतलब H+ आयन की मात्रा, ठीक है, वो कम होनी चाहिए, लेस। H+ आयन कंसनट्रेशन लेस होना चाहिए। और टेम्परेचर भी, उस जगह का टेम्परेचर भी हल्का लो होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये 4 शर्तें हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए। तो ये चारों चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर होती हैं? ये चारों चीज़ें हमारे लंग्स के एल्वुलाई में होती हैं। ठीक है, एल्वियोलाई में ये चारों चीज़ें होती हैं। इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा? एल्वियोलाई में। ठीक है, और जहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से एसोसिएशन होगा। ठीक है, और जब टिश्यू में ये ब्लड जाता है, टिश्यू में क्या होता है यहाँ पर? और टिश्यू में क्या होना चाहिए यहाँ पर? डिसोसिएशन के लिए, फॉर डिसोसिएशन मतलब हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का अलग होने के लिए। डिसोसिएशन के लिए क्या होना चाहिए? CO2 का कंसनट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, हाई होना चाहिए, हाई। CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होना चाहिए, O2 का पार्शियल प्रेशर लेस होना चाहिए।
ठीक है। और H प्लस आयन कंसनट्रेशन क्या होना चाहिए? हाई। H प्लस आयन कंसनट्रेशन हाई होना चाहिए। और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। ठीक है। इसके जस्ट उल्टा जहाँ पर होगा वहाँ पर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन HbO2 जो है HbO2 ये अलग हो जाएगा, Hb अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ये होता है टिश्यू में। ठीक है। ये कहाँ पर होता है? टिश्यू में होता है। ठीक है। तो डिसोसिएशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और एसोसिएशन के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है। ये ग्राफ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। परसेंटेज सेचुरेशन मतलब कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है। ठीक है। कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ रहा है। तो क्या इसमें ये पूछा जाता है कि ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व किस तरह का है? ठीक है। किस तरह का कर्व है? तो ये कर्व है सिग्मॉइड कर्व। देखिए ये सिग्मॉइड कर्व इस तरह से कर्व जा रहा है एस के फॉर्म में। ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिग्मॉइड कर्व। ठीक है। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या क्या बताता है कि कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ऑक्सीजन कितना परसेंट हीमोग्लोबिन से जुड़ा है। अगर किसी का अगर 20% जैसे इसका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 20, तो 20 पे देखेंगे हम कितना परसेंट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ा है। यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 90% हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह से देखना पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन कितना जुड़ रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है, कितना एसोसिएट हो रहा है और कितना डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है। ये किस तरह का कर्व है? सिग्मॉइड कर्व है। सिग्मॉइड कर्व। अगर हम 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, जैसे 100 ml मैंने ब्लड लिया है जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, उसको हम टिश्यू तक पहुंचाएंगे। तो टिश्यू तक पहुंचते पहुंचते वो उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो 5 ml रह जाएगी। ठीक है। तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन देता है टिश्यू को? 5 ml ऑक्सीजन। ठीक है। 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को देता है। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन देगा? 5 ml ऑक्सीजन देगा। ठीक है। टिश्यू को। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड के द्वारा होता है। ठीक है। ब्लड के द्वारा ब्लड में 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड RBC से होता है। ठीक है। और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है RBC के द्वारा और 7% प्लाज्मा में से होता है। प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। 7% प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाता है। और इसका ट्रांसपोर्ट किस किस तरह से होता है? 70% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। बाइकार्बोनेट किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ठीक है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड CO2 नहीं रहेगा। ठीक है। HCO3- इस तरह इसके फॉर्म में HCO3- इसके फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है। तो 70% कार्बन डाइऑक्साइड HCO3- के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। 20 से 25% RBC से ट्रांसपोर्ट होगा। 7% प्लाज्मा से ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह ये भी हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का ही ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है तो क्या बनाता है? ऑक्सीजन से बाइंड करता था तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को इससे बाइंड करेगा तो क्या करेगा? क्या बनाएगा? कार्बामीनो कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करके कार्बामीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है। इसकी बाइंडिंग के लिए क्या क्या कंडीशन है? कहाँ पर बाइंडिंग होगी? ठीक है। जब हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे उसमें थी कि
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना, तो इसमें क्या होगा, हाई प्रेशर ऑफ हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, हाई PCO2 होना चाहिए। ठीक है, हाई PCO2 होना चाहिए। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होना चाहिए और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर या कंसंट्रेशन लो होना चाहिए, लो PO2। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, P मतलब पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना चाहिए और H+ आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए और टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए और H+ आयन कंसंट्रेशन भी हाई होना चाहिए और PCO2 भी ज़्यादा होना चाहिए। ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए कंडीशन। कहाँ, बाइंडिंग के लिए कंडीशन, कहाँ पर बाइंड होगा। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं टिश्यू के पास। ठीक है, टिश्यू में ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है टिश्यू में। तो कार्बन डाइऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कहाँ पर होगी, टिश्यू में बाइंडिंग है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन प्रेशर ज़्यादा होता है और वहाँ पर ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, हमारे ब्लड में एक एंजाइम पाया जाता है, उसे कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या करता है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन करवाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जैसे जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन या प्रेशर ज़्यादा होता है, वहाँ पर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ता है। या ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन से जोड़ता है, तो क्या करता है, हीमोग्लोबिन वाटर से जोड़ता है। ठीक है, ये क्या करता है, CO2 को ब्लड में जो वाटर है उससे क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, जोड़ देता है और ब्रेक डाउन भी कराता है। तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ये कहाँ पर होगा, ये होगी टिश्यू साइड में, ठीक है, टिश्यू साइड में। इधर से इधर रिएक्शन कहाँ होगी, टिश्यू में, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको इधर से ले जाता है, क्या क्या बनाता है, कार्बनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, इन दोनों को जोड़ देता है, H2CO3 बना देता है। ठीक है, H2CO3 बना देता है, फिर H2CO3 में से H अलग कर देता है, फिर HCO3 माइनस अलग कर देता है। ठीक है, ये रिएक्शन कौन कराता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, ये रिएक्शन करवाता है टिश्यू साइड में। लिख देते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बनिक एनहाइड्रेस। अब SCO3 माइनस क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन, इसको क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट आयन, यही है बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इसके फॉर्म में अब ये यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन हो गया। अब ये बाइकार्बोनेट आयन ये ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाएगा, बाइकार्बोनेट का, इसमें CO2 जुड़ा हुआ है ना, तो बाइकार्बोनेट आयन अब ये चला जाएगा एल्वुलाई में। ठीक है, अब एल्वुलाई के पास, जहाँ पर जब एल्वुलाई के पास जाएगा तो वहाँ एल्वुलाई में कंसनट्रेशन, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम है, तो वहाँ क्या करता है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन कम है, ठीक है, तो वहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होने लगता है, SCO3 माइनस का ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ये रिएक्शन जो है वहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगती है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में वहाँ पर चलने लगती है। ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन चलने लगती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है और H2O अलग हो जाता है। ठीक है, ये फिर एल्वुलाई में अलग हो जाता है। ठीक है, इस ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में किसका सबसे बड़ा हाथ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस सबसे ज़्यादा काम करता है। ये इन दोनों को जोड़ता है, कहाँ पर, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ H2O CO2 को जोड़ेगा। ठीक है, और फिर बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा। ये बाइकार्बोनेट आयन ब्लड के थ्रू जाएगा वहाँ पर एल्वुलाई में CO2 कंसनट्रेशन कम है, तो वहाँ पर ये ब्रेक डाउन होने लगेगा। ठीक है, वहाँ पर ब्रेक डाउन होने लगेगा और फिर उसके बाद ये वहाँ पर CO2 का अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा, फिर वो CO2 ट्रांसपोर्ट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
अगर हम 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में ले जाके देगा, ठीक है। जैसे मैंने 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें है ज़्यादा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, जो टिश्यू से लिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पर लिया गया। अब ये क्या करेगा, अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं, 100 ml ब्लड लेते हैं तो वो कितना कितना ml CO2 एल्वुलाई को देगा, वो कितना ml देगा, 4 ml देगा। 100 ml ब्लड 4 ml एल्वुलाई को CO2 देगा, ठीक है। रेस्पायरेशन का रेगुलेशन जो है वो हमारे ब्रेन के द्वारा होता है। हमारी बॉडी में जितने भी एक्टिविटी होती है उसमें ज़्यादातर एक्टिविटी का रेगुलेशन ब्रेन के द्वारा होता है, ठीक है। ब्रेन में एक सेंटर पाया जाता है, इसे कहते हैं रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। इसके द्वारा रेगुलेशन होता है रेस्पायरेशन का, इसके द्वारा रेगुलेशन होता है रेस्पायरेशन का, ठीक है। और एक सेंटर पाया जाता है, इसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या कहते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर ये रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर के वर्क को कभी भी अल्टर कर सकता है, कभी भी मॉडरेट कर सकता है। जैसे कभी देखता है कि ये कभी भी मॉडरेट कर सकता है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। मेन काम, ये प्राइमरी काम इसी का होता है, प्राइमरी काम इसका होता है, ठीक है। पर ये कभी भी इसको मॉडरेट कर सकता है, कब इंस्पायरेशन की टाइम बढ़ा सकता है या एक्सपायरेशन का टाइम बढ़ा सकता है, ठीक है। और एक सेंटर पाया जाता, एक एरिया पाया जाता है रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर के पास, इसके पास ही एक एरिया पाया जाता है, कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव मतलब केमिकल से सेंसिटिव हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन से और H+ आयन कंसनट्रेशन से। जैसे ही अगर इनका कंसनट्रेशन कम या ज़्यादा होता है, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो ये तुरंत सिग्नल, कीमोसेंसिटिव एरिया क्या करता है, ये तुरंत सिग्नल भेजता है कहाँ, रेस्पायरेटरी रिदम सेंटर को, कि कुछ किया जाए, ठीक है। इसका कंसनट्रेशन कम करने के लिए कुछ किया जाए, ठीक है। तो मेन काम इसका है। और ये दो सेंटर पाए जाते हैं, एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये इसके काम को मॉडरेट कर सकता है, और कीमोसेंसिटिव एरिया ये केमिकल से सेंसिटिव होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन कंसनट्रेशन से। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और H+ आयन कंसनट्रेशन, इसका मेन काम होता है, ये सिग्निफिकेंट होते हैं, ये होते हैं सिग्निफिकेंट मतलब रेस्पायरेशन के रेगुलेशन में मेन काम इसका होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन और H+ आयन कंसनट्रेशन, ये दोनों बहुत ही सिग्निफिकेंट है। बट जो ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन है ये इनसिग्निफिकेंट, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट। इट इज़ क्वाइट आपकी बुक में लिखा है क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, मतलब ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है रेगुलेशन के लिए, पर रेगुलेशन के लिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के कंसनट्रेशन ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स की। डिसऑर्डर्स में पहला डिसऑर्डर है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, अस्थमा में के सिम्टम्स क्या है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है, मतलब सांस लेने में कठिनाई होती है, वीजिंग, आवाज़ में गड़गड़ाहट होती है, जब सांस लेते हैं तो गड़गड़ाहट होती है, ठीक है, ऐसे कहते हैं वीजिंग। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, ठीक है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, तो क्या कहलाता है, ये अस्थमा के सिम्टम्स हैं, ठीक है। सांस लेने में कठिनाई होगी, और वीजिंग मतलब घरघराहट होगी, और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हो जाएगा। सेकंड है एम्फाइसीमा क्या होता है, एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर मतलब दीर्घकालिक, मतलब ये जल्दी ख़त्म नहीं होता, ठीक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर इसके कहते हैं, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर एम्फाइसीमा है, क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एल्वुलर वाल डैमेज, इसमें जो एल्वुलाई होते हैं, एल्वुलाई लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई है उसके वाल जो है डैमेज हो जाते हैं। जब एल्वुलाई के वाल डैमेज हो जाएगा तो उसमें जो है उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा, वाल अगर डैमेज होगा तो उसका वॉल्यूम जो है एल्वुलाई का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसमें सरफेस रिड्यूस हो जाएगी, मतलब रेस्पायरेशन में उसमें गैस जो है कम आएगी, उसमें एयर कम आएगी, तो रेस्पायरेटरी सरफेस रिड्यूस हो जाता है। इसका
मेन कारण क्या होता है? सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग से मेन कारण ये एम्फाइसमा ज़्यादातर स्मोकिंग से होता है। डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये किन लोगों को होता है? ज़्यादातर इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, और काम करने वालों को होता है। इंडस्ट्री वर्कर्स को होता है, जो डस्ट में काम करते हैं, ठीक है, स्टोन की कटिंग करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को ज़्यादा होता है। स्टोन या डस्ट में काम करने वालों को ज़्यादा होता है। ज़्यादा देर तक अगर स्टोन का जो डस्ट है, डस्ट हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, लंग्स के अंदर जाता है, तो क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग एक्सपोजर मतलब ज़्यादा दिन तक बिना मास्क, इसलिए हमें इंडस्ट्री वालों को ज़्यादा क्या करना चाहिए? मास्क लगा के वर्क करना चाहिए, मास्क लगा के, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन से एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं फाइब्रोसिस। इससे क्या होता है? ज़्यादा देर तक अगर लेंगे ये डस्ट अगर हमें बॉडी में रहता है तो क्या हो जाएगा? फाइब्रोसिस हो जाएगा। इससे क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये होता है फाइब्रोसिस। कहते हैं क्या होता है? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, मतलब जो हमारी बॉडी में फाइब्रस टिश्यू हैं वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है। ये एक डिजीज़ है फाइब्रोसिस, ठीक है। और ज़्यादा देर अगर लेंगे तो लंग भी डैमेज हो सकते हैं। लंग भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गए डिसऑर्डर्स।